सबसे पहले देखेंगे कुछ मैदान हैं और किस देश में है मैदान। जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना का मैदान, ठीक, तो मैदान है किस देश में। पहला मैदान है कांटो मैदान। कांटो मैदान, कांटो मैदान, इसको लिखो। जापान के होन्शु द्वीप के, जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में, जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में कांटो मैदान, जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में जापान के पूर्वी द्वीप के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में, जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में। लिख लिया। लिख गया। दूसरा है यांगजी मैदान। यांगजी मैदान चीन में है। कहाँ है? चीन में, और चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन में है और चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन में है और चावल उत्पादन के लिए। यांगजी ना, ता है आधा, यांगजी, ये ता है आधा इसमें, यांगजी। अगला है मेकांग घाटी। मेकांग घाटी, अब दो पर्वतों के बीच मैदान हो जाता है ना, घाटी जैसे होते, दो पर्वत है उनके बीच में, जैसे कश्मीर घाटी, उनके बीच में जो मैदान, मेकांग घाटी। मेकांग घाटी है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया। मैप लगा लिया करें जब भूगोल लिखवाएं तो सही रहे। कंबोडिया, और ये भी जो है चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए है मेकांग घाटी? चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेकांग घाटी कंबोडिया में है और चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ मैदान है, ये भी मैदान है। एक है डाउन्स मैदान। ये घास का मैदान है, तुमने पढ़ा होगा तो। डाउन्स मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स मैदान ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। लिख गया? हटा दे इसको, आप लोग को क्या लिख गया? चले आगे बोले। चलो आगे लिखो, नई लाइन से लिखिए। संविधान के अनुच्छेद, संविधान में एक अनुच्छेद है, संविधान में एक ही नहीं बहुत सारे अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट ना,
सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर, मतलब कोई कानूनी प्रश्न फंस जाए ना, विधि के प्रश्न पर, विधि के, बा नहीं लिखना, वी लिखना, अच्छा, विधि के प्रश्न पर, बा नहीं लिखना है, विधि लिखना है, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो अनुच्छेद 143 कहता है कि अगर ऐसी स्थिति कहीं आ जाए कि राष्ट्रपति को किसी कानूनी प्रश्न पर राय लेना हो तो किससे राय ले सकता है, उसका अधिकार है ये राष्ट्रपति का। अब ये है कि ये भी अधिकार दोनों लोग का, राष्ट्रपति अगर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से मांगे सलाह तो सर्वोच्च न्यायालय की भी अधिकारिता ये है कि उसका मन हो तो दे, मन हो तो ना दे, है ना, कहते बाद में देंगे, अभी थोड़ी टाइम कम है। और राष्ट्रपति भी इसके लिए बाध्य नहीं है महोदय कि मानेंगे ही, है ना, उनकी सलाह ले लिया। अच्छा, सलाह का मतलब ये होता है कि आपने सलाह अगर ली है तो उस पर दबाव थोड़ी है कि तुम मानो ही, और सलाह लेने वाला, जैसे तुम सलाह ले गए किसी से तो उस पर भी दबाव तुम्हारा थोड़ी है कि तुम सलाह दो ही हमको। सलाह का मतलब है, सलाह में अगर तुमको कोई सलाह दिया कि सलाह ये है कि सुबह उठ के जाए दौड़ा करो 3 किलोमीटर, तुम्हारा मन है दौड़ोगे, नहीं मन है नहीं दौड़ोगे। और तुम लेने गए सलाह करो, हमसे सलाह लेनी है भाई, आज टाइम नहीं, कल आना, सलाह ले देंगे हम। तो दोनों लोग बाध्य नहीं है, ना वो सलाह देने के लिए ना वो सलाह मानने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि ये अधिकार है लेकिन सलाह मांगने का, उनका लेने का। अनुच्छेद 143 क्या है, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर न्याय, मतलब सलाह लेने का अधिकार है। समझ में आ गई बात है? अनुच्छेद 143 क्या है, आगे समझ में बताओ। अब कभी कभी क्या होता है, संसद के जो सदन होते हैं दो, इनमें संयुक्त बैठक, कोई ऐसा प्रश्न फंस जाए कि सहमति नहीं बन रही, जैसे अभी अलग अलग बातें की जा रही किसी से, तुम्हारे पास जाके वो पानी, जैसे कि नहीं गांव में जाते हो कोई काम है, इनके पास जाते हो भैया वही जाने, हमका तो नहीं मतलब है, वो उनके पास जान के भैया उनका पता होगा, हमको नहीं पता होगा, मतलब दौड़ा रहे थे उधर। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाए, दोनों लोग को एक साथ बुलाया जाएगा फिर ना, कि भैया दोनों लोग आ गए, अब बताओ यहाँ क्या दिक्कत है, हम यहाँ जाते तुम वहाँ कहते हो, वहाँ जाते थे यहाँ कहते हो, कि उसका बैंक वाले कभी कभी नहीं भेजा करते, उस काउंटर पर चले जाओ, वो वाला कहता नहीं उस वाले पे जाओ, वो वाला कहता फिर उस वाले पे जाओ। इसे दौड़ा रहे, फायदा क्या है, दो लोगों के बीच में अगर दौड़ रहे हो तो फिर क्या होगा, दो लोगों को एक साथ बुला लिया जाएगा। संसद में कभी कभी कुछ ऐसे विधेयक आ जाते हैं जहाँ पे दोनों में सहमति नहीं बन पा रही, जैसे तो संयुक्त बैठक बुला ली जाती है, संयुक्त बैठक। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 समझ लो, फिर लिख देते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ बुलाई जाती है। बुलाएगा कौन, बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय। कौन बुलाएंगे, बुलाएंगे वो, लेकिन इसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, बुलाने को कहते हैं आहूत करना। संविधान में क्या कहते हैं, आहूत करना। बुलाना मतलब ऐसा नहीं लिखा होता कि बुलाएंगे, ऐसा लिखा होगा राष्ट्रपति आहूत करेंगे, आहूत करेंगे, बुलाना ही लेकिन भाषा आहूत करेंगे ना, तो आहूत करना। और तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, 108 में। अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक की, लोकसभा के अध्यक्ष। लिखो, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की
संयुक्त बैठक। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। वो आप लोग जितना रोज लिख रहे हैं उतना रोज पढ़ते भी रहिए। राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। आहूत मतलब बुलाना, है ना, आहूत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, लिखा। तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 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 इतना लिख लिया, ठीक। अब नई लाइन से लिखो। देखो बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं, विधेयक माने ऐसा समझो कि अगर कोई कानून बनाना है, कोई बात रखनी, तो एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे हम कह सकते हैं विधेयक। मान लो कि कोई कानून बनाना है तो कानून कहाँ बनेगा? संसद में बनेगा ना, क्योंकि विधायिका वही है ना। देखो शासन के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग, कई बार बता चुके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका एक ऐसी संस्था जो कानून बनाती है। कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है, मान लो, जो उन कानूनों का पालन कराती है, उस कानून के हिसाब से शासन चलाती है। और न्यायपालिका ऐसी संस्था है जो उन कानूनों की रक्षा करती है, ठीक। न्यायपालिका में आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब मान लो जितने लोग हैं, जितना तंत्र है वो सब। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई कानून बनाना है तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और प्रस्ताव को हम मान लो कह सकते विधेयक। वही ले जाएंगे, या तो लोकसभा में रखेंगे पहले, या तो राज्यसभा में रखेंगे पहले। लेकिन कुछ प्रस्ताव या कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, उनको राज्यसभा में पहले ले ही नहीं जा सकता। ये कहते हैं उसमें लोकसभा को ही एकाधिकार प्राप्त है, ऐसा कह सकते हैं कि लोकसभा को ही एकाधिकार प्राप्त है, राज्यसभा का उसमें कोई ज़्यादा दायित्व ही नहीं है। जैसे धन विधेयक। धन विधेयक ऐसा एक विधेयक है, अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 में ही धन विधेयक की परिभाषा दी गई। कौन सा धन विधेयक होगा, ये परिभाषा अगर पढ़नी है तो अनुच्छेद 110 में। और इसका निर्णय भी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है अपने पास। और विधेयक है तो थोड़े ज़्यादा दिन पड़े रह सकते हैं, लेकिन धन विधेयक गया है तो अधिकतम 14 दिन तक। और 14 दिन के बाद अगर वापस नहीं करता राज्यसभा तो वो पारित मान लिया जाएगा। रखे रहो, पारित हो गया। कापी भेज दी जाती है, पढ़ लो, केवल ये जानने के लिए भेज दिया तक तुम भी पढ़ लो, है ना। कुछ उस फैसले से उनके कोई सिफारिश कर सकता है राज्यसभा की इसमें थोड़ा चेंज है। लोकसभा की इच्छा है, वो चाहे तो चेंज करे ना करे, वो उसकी इच्छा है। तो धन विधेयक पे किसका एकदम अधिकार है? लोकसभा का। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा में। तो लिखो, धन विधेयक पूरा स्थापित किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक को पूरा स्थापित किया जाता है, पूरा स्थापित
पूरा स्थापित किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक को पूरा स्थापित किया जाता है लोकसभा में। लिखा अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की। हाँ, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? जो लोकसभा के बहुमत दल सदस्यों का जो है, बहुमत दल का जो नेता होता है ना। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 धन विधेयक क्या है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अब देखो, धन विधेयक जो है ना, राष्ट्रपति की पहले अनुमति से ही लाया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति पहले ली जाती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है धन विधेयक। लिखो बंद कर लो। हाँ, ठीक है। देखो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितने साल के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है? नियुक्त किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग है तो निर्वाचन आयुक्त होता है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लिख लिया? विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक सूची में शामिल किया जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को
विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। अच्छा, किसको विलुप्त मान लोगे? जो कभी कभी ना दिखाई देगी विलुप्त मान लोगे क्या? अगर कोई ऐसी प्रजाति जो अपने आवास क्षेत्र में, मतलब जहाँ उसका आवास रहता है, जहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, वहाँ 50 वर्षों तक नहीं देखी गई है, 50 वर्षों तक ना दिखाई दे, तब विलुप्त घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन नहीं दिखाई दे से विलुप्त, कि आजकल 3-4 लोग नहीं दिखाई दिए 10 दिन से, कहते तो विलुप्त हो गए। वो प्रजाति ऐसे थोड़ी गांव में दिखाई नहीं दिए 10 दिन से कोई, तो कह दो कि 6 महीने बाद के विलुप्त हो गए। 50 साल तक कोई प्रजाति जो अपने आवास क्षेत्र में नहीं दिखाई दी गई है, तब उसे विलुप्त घोषित किया जाएगा। कितने सालों तक? 50 वर्षों तक अगर कोई प्रजाति अपने आवास क्षेत्र में नहीं दिखाई दी गई तो इसे विलुप्त घोषित किया जाएगा। आगे लिखिए। क्या करें इसका? बंद करो। चलो आगे लिखो, एक और लिख लो। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण होगा बताइए जरा? दर्पण का उपयोग करेंगे कि लेंस का? बताओ। एक दंत चिकित्सक द्वारा, जो नाक कान गले वाले डॉक्टर नहीं होते, ENT जिसको कहते हैं ना, नाक कान गले वाले, वो कौन सा दर्पण यूज करते? दर्पण यूज करते कि लेंस यूज करते? बोले बताओ। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के लिए, दांतों की जांच के लिए, लिख लो पहले। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए, रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण, तो रोगी की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग, लेंस नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, लेंस मत लगा देना, ठीक है ना? अच्छा, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? वो नहीं है, वो तो सामने लगा होता है अवतल दर्पण, वो तो उत्तल लगा होता है जो बगल में साइड में। अवतल लेंस हमारे चश्मे में लगा जैसे, नहीं उसमें भी नहीं होता। अवतल लेंस का काम है देखो निकट दृष्टिदोष को दूर करने में। अवतल लेंस कहाँ लगा होगा? चश्मे में लगा है, और अवतल लेंस का काम है निकट दृष्टिदोष को दूर करना। निकट दृष्टिदोष में क्या दिक्कत होती है? निकट का तो साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर का सही दिखाई नहीं देता है ना? मतलब तुम पास से मार के हमको भाग जाओगे, हम पहचान लेंगे निकट दृष्टिदोष में, है ना? दूर से कोई मारे पत्थर फेंक के तो शायद ना पहचान पाओ, वो दिक्कत है। मतलब नाम जो लिखा, जैसे लिखा निकट दृष्टिदोष, लगता होगा कि निकट की दिक्कत है ना, निकट दृष्टिदोष है तो निकट का साफ दिखाई देगा, दूर का धुंधला। तो निकट दृष्टिदोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे? अवतल लेंस। और अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान गले वाले डॉक्टर करेंगे। तो चलिए बस अब नहीं लिखना है, कल लिख देंगे, ठीक।